नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था 13/12/2017 को शिफ्ट फर्स्ट। तो हम इसमें पहला सेक्शन क्या है, हिंदी का। तो इसका हम हिंदी का एक प्रीवियस ईयर का सेट है, एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। ये हिंदी है। जैसे अभी एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जीडी का, तो उसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, और यूपीएसआई का है उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी लगभग सभी की सेम होती है, थोड़ा यूपीएसआई का लेवल थोड़ा टफ होता है। तो हम आज लोग यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर सेट देख रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा मोहारे से है। क्या है, अधचल गगरी छलकत जाए। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, अधजल गगरी छलकत जाए। उक्त मोहारे के लिए वाक्य बताइए। ऑप्शन आपके दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, फूटी हुई गगरी में जल टपकता है, गलत है। आधे जल से भरी गगरी छलकत जाती है, ये भी गलत है। कम गुड़ वाला व्यक्ति दिखावा करता है। आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब होता है अधजल गगरी छलकत जाए मतलब कम गुड़ वाला व्यक्ति दिखावा जो है अधिक करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कम गुड़ वाला व्यक्ति दिखावा अधिक है। राइट आंसर सी। तो पहला क्वेश्चन था मोहारे से। अब जैसे कभी कभी पूछ देता है कि मोहारे और लोकोक्तियों में अंतर क्या है। तो मोहारे क्या होते हैं, अगर मोहारे पूछता है तो मोहारे क्या होते हैं, जैसे हम मोहारे को क्या बोलते हैं, मुहावरा। जैसे यह एक वाक्यांश होता है। मुहावरा जो होता है एक वाक्यांश होता है। इसका जो होता है, जो हम प्रयोग करते हैं, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे होश उड़ जाना, अधजल गगरी छलकत जाए, ये मतलब एक स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हुआ। मुहावरा का जो है उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, और लोकोक्तियाँ जो होती हैं इनका जो होता है स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। या एक संपूर्ण वाक्य होता है। जो लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो संपूर्ण वाक्य होती हैं। और मुहावरा संपूर्ण वाक्य नहीं होता है, अधूरी बात होती है। जैसे लोकोक्ति है, जैसे लोकोक्तियाँ हैं, जैसे बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये एक संपूर्ण वाक्य है और एक स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया है। तो इसमें मुहावरा और लोकोक्तियों में कभी कभी अंतर पूछ देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कमल का स्त्रीलिंग बताइए। कमल का स्त्रीलिंग बताइए। आप पहला ऑप्शन क्या है, कमलिन, कमली, कमलिनी, कमाले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमलिनी। कमल का स्त्रीलिंग कमलिनी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास। ये 2014 का, उसमें प्रीवियस ईयर है तो ये पुराना है, जरूरी नहीं, मगर उसका राइट आंसर क्या है, विनायक। 2014 का उपन्यास रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या था, विनायक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, छोटा बड़ी बात लोकोक्ति को पूरा करेगी। मतलब इसके एक लोकोक्ति दी है। क्या कह रहा है, छोटा बालक बड़ी बात, गलत। छोटा बालक बड़ी बात, गलत। छोटा सिक्का बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा साथी बड़ी बात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, छोटा मुंह बड़ी बात। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग, ब्राह्मी, ब्रह्मी, और बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, ब्राह्मी, और डी ऑप्शन ब्राह्मणी, और सी ब्राह्मणी। तो ये तो हो नहीं सकता, ब्राह्मणी और ब्राह्मी और ब्राह्मणी में आपको कन्फ्यूजन होगी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सी वाला ब्राह्मणी। ब्राह्मण का ब्राह्मणी, केवल यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा के इसके स्त्रीलिंग चेंज कर देंगे। राइट आंसर सी वाला। अगला क्वेश्चन, अगला पैसेज दिया हुआ है 6 से 8। पैसेज को हम लोग बाद में करेंगे, 6 से 8 तक मतलब क्वेश्चन जो है पैसेज के दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया था, भारत रत्न से विभूषित कवि कौन से हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, गुलजार, प्रदीप और इनमें से कोई नहीं। तो भारत रत्न से विभूषित कवि कौन थे, तो इन तीनों में से भारत रत्न किसी को नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या था, इनमें से कोई नहीं। भारत रत्न से विभूषित कवि कौन से हैं, तो इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न वाक्य में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। क्या है,
पहला, दूध में कौन पड़ गया, दूध में कौन पड़ गया, गलत हो गया। कौन क्या क्या पड़ गया, वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, ये भी गलत है। वह स्वयं आएगा, हो सकता है। वाह की और वाह की यहाँ पे 2 बार कर दिया है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर सी। अब पढ़ते चले जाएंगे, आंसर मिल जाएगा। वाह की स्वयं, वह स्वयं आएगा, तो इसका राइट आंसर 11 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में अरेंज करने को है, मतलब सेंटेंस आपको दिए हैं और इसमें अरेंज करना है कि पहला सेंटेंस कौन सा आएगा। हम पढ़ते हैं कि सेंटेंस को ए पे कह दिया, इसका सबूत मिल जाने पर। इस ऐसे क्वेश्चन करने में पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, स्टार्टिंग, और फिर लास्ट में उसका रिजल्ट को मेंशन करते हैं। तो इसका सबूत मिल जाने, तो मतलब ये ए हमें यहाँ से पता चल गया, इसका सबूत मिल जाने से स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के, दुर्गा मंदिर व अन्य वस्तुएं जिनका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल से था। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये रिजल्ट है। तो इसमें राइट आंसर ये तो पता चल गया कि ये ए वाला ऑप्शन जो होगा सबसे लास्ट में होगा। तो एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है ए लास्ट में, तो ये राइट आंसर यहाँ से लग रहा है। मगर अब और हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसका पहला बेसिक स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। संग्रामपुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालन रहा है। 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र के भव्य एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। दामोह का इतिहास बहुत प्राचीन है, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। दामोह का इतिहास बहुत प्राचीन है, मतलब एक यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर वो बता रहा है कि यहाँ से क्या स्टार्ट किया जाए। तो दामोह यहाँ से डी, तो राइट आंसर यहाँ से पहले डी आ गया और बी सी, राइट। सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, निशाचर भाग। ये उक्त में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन अलंकार से, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसका ऑप्शन क्या दे रखा है, श्लेष वक्र अलंकार, काकू वक्रोक्त अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार और अनिशयोक्त अलंकार। यहाँ पर बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई। मतलब बात जहाँ बढ़ा चढ़ाकर कही जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार जब किसी वस्तु या व्यक्ति आदि का वर्णन जब किया जाता है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति का आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार। यहाँ पर बात की जा रही है हनुमान जी की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई थी और सारी लंका जल गई, मतलब बात बहुत चढ़ा चढ़ा के की जा रही है, तो यहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार होगा। राइट आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल का कब से कब तक है। आर्य भाषा का जो काल है कब से कब तक है। पहला ऑप्शन क्या दिया, 15 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, 1 से 500 ईस्वी तक, 500 से ईस्वी से 1000 ईस्वी तक और 1000 ईस्वी से अब तक। जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है सबसे पहले क्या, संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आया, तो अवहट्ट के बाद हिंदी का विकास हुआ है। आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल का कब से कब तक है, तो 1000 ईस्वी से अब तक है। 1000 ईस्वी से आधुनिक आर्य भाषा हिंदी का विकास हुआ है 1000 ईस्वी से। इसके बाद हिंदी 3 भागों में डिवाइड हो गई, प्राचीन हिंदी, मध्यकाल हिंदी और आधुनिक हिंदी। जैसे प्राचीन काल हिंदी 1100 से 1400 ईस्वी तक है, ठीक है, और 1400 से 1850 ईस्वी तक मध्यकाल, फिर 1850 से आधुनिक काल, ये हिंदी का विकास है। आधुनिक आर्य काल की जो भाषा है उसका राइट आंसर क्या होगा, डी वाला, 1000 ईस्वी से अब तक। जो ये 1 से 500 ईस्वी तक था, इस टाइम पीरियड के बीच में प्राकृतिक भाषा का विकास हो चुका था, और 500 से 1000 ईसा बीस के बीच में अपभ्रंश भाषा का विकास हो चुका था, अपभ्रंश। और आर्य भाषा का विकास 1000 ईस्वी से अब तक आर्य भाषा का मतलब विकास हुआ, जो उसी के बाद में हिंदी का टाइम पीरियड डिवाइड हुआ प्राचीन और मध्यकाल और आधुनिक हिंदी में। तो इसका राइट आंसर डी हो गया। आधुनिक आर्य भाषा का कार्यकाल कब से कब तक है, 1000 से ईस्वी से अब तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ताजमहल का अद्भुत नमूना है। ताजमहल
मतलब स्पेस है, फिर का अद्भुत नमूना है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो क्या है, चित्रकला का है, ताजमहल क्या है, चित्रकला का अद्भुत नमूना है, नहीं। शिल्पकला का, नहीं, शिल्पकला कैसे हो सकता है, मूर्तिकला, कोई मूर्तिकला तो है नहीं मंदिर, तो ये ताजमहल जो है स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। राइट आंसर क्या होगा इसका, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरोधार्थी शब्द चुनिए। मतलब कृपण का जो है, कृपण का विरोधार्थी शब्द चुनिए। पहला ऑप्शन क्या दिया है, तंग दिल, कंजूस और उधार। उधार तो हो ही नहीं सकता, कंजूस और तंग दिल मतलब बहुत कमजोरी, और कंजूस मतलब जो पैसे में किफ़ायती करता हो खर्च करने में। कृपण का मतलब उदार, इसका जो विरोधार्थी शब्द होगा उदार होगा। राइट आंसर क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरोधार्थी शब्द चुनिए। मतलब उपार्जित का विलोम शब्द चुन, मतलब उल्टा अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, उपार्जित। तो इसका उपार्जित क्या होगा, अर्जित, नहीं। कोई चीज़ हम उत्पादन कर रहे हैं, फिर अर्जित उपार्जित का अर्जित नहीं हो सकता। विसर्जित, नहीं। विसर्जित मतलब किसी चीज़ को हम जल में विसर्जित करना। सृजित किसी चीज़ का मतलब निर्माण करना, सृजित नहीं होगा। उपार्जित यहाँ पे अनुपार्जित होगा। राइट आंसर क्या होगा, अनुपार्जित, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, चुनाव क्षेत्र का पुनः किया जाना चाहिए। पुनः किया जाना चाहिए, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। क्या चुनाव क्षेत्रों का पुनः डैश यहाँ पे किया जाना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं इसके क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या था, चुनाव क्षेत्रों का डैश किया जाना चाहिए था। क्या परिगणन किया जाना चाहिए, परिलाक्षण किया जाना चाहिए, परीक्षण किया जाना चाहिए, परिसीमन किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, परिसीमन किया जाना चाहिए। चुनाव क्षेत्रों का पुनः परिसीमन किया जाना चाहिए। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 शुद्धि अशुद्धि से दे रखा है। क्या कह रहा है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। देखते हैं किस भाग में त्रुटि है। हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घुट पीते रहेंगे। यहाँ पे अपमान आपका गलत लिखा हुआ है, तो ए में ए और बी ऐसे करके ऑप्शन दे रखा है, तो अपमान का घूंट, आपसे त्रुटि पूछ रहा था, तो यहाँ से अपमान गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 में क्या कह रहा है, सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की और फिर डैश बनाए रखने का पूर्ण किया जाए। फिर डैश यहाँ पे दोबारा को डैश दिया जाए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन को आप 3-4 बार पढ़ेंगे और सेंटेंस से मैच कराएंगे। ऑप्शन जो दिया होगा उसको सेंटेंस में मैच कराएंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह और उल्लास की अव्यवस्थित बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए। अव्यवस्थित नहीं। फिर क्या कह रहा है, प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास के लिए मना स्थित बनाए रखने के लिए प्रयत्न किया जाए, हो सकता है। उल्लास की परिस्थिति बनाए रखने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया जाए, नहीं। परिस्थिति के लिए नहीं। स्थित, उल्लास की स्थिति बनाए रखने के लिए पूर्ण स्थित प्रयत्न नहीं, स्थित की नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मना स्थित प्रयत्न करने के लिए किया जाए। विकल्पों से सही, तो यहाँ पे सुरभित वातावरण बनाने के सीधा और तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह और मना उल्लास की उल्लास जो है उसकी मना स्थित, ये पूरा यहाँ पे आएगा, मना स्थित बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 कहावत से है। क्या कहावत दे रखी है, चोटी का पसीना एड़ी तक आना। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस मतलब आना। फिर इस कहावत का अर्थ बताइए। कूदना नहीं, कूदने में दौड़ना
नहीं। कड़ा परिश्रम करना, प्रतिदिन कसरत करना। जबकि इसमें सब में पसीना आता है, मगर यहाँ पे इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा और जो इसका मतलब भावार्थ निकल रहा है शुद्ध, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, तो कड़ा परिश्रम करना। राइट आंसर क्या होगा? डी, कड़ा परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? ये भी आपका शुद्धि अशुद्धि से पूछा गया है। निम्न वाक्य में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध को पहचानिए। उसमें क्या, इसके पहले क्या पूछा था? अशुद्धि से था, और ये शुद्धि से है। क्या कह रहा है? शुद्ध को पहचानिए। राम और सीता वन को गई, राम और सीता वन को गए, गलत हो गया, यहाँ गई लिखा हुआ है। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, हो सकता है। उसने धीमी स्वर में बताया, उसने धीमी स्वर में बताया, उसने धीमे स्वर में बताया, यहाँ पे यहाँ पे गई, ठीक। उसने कुछ देर से उत्तर दिया, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। ऐसे हम लोग यहाँ पे अशुद्धि ढूंढ सकते हैं और राइट आंसर देख सकते हैं। क्या है? युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 अलंकार से क्या कह रहा है? हरिपद कोमल कमल से इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन क्या दे रखा है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे क्या कह रहा है? हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पर हरि मतलब भगवान विष्णु के पैरों की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। भगवान हरिपद मतलब भगवान विष्णु के कोमल मतलब पैरों की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जाती है। जहाँ पे तुलना की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर किसी चीज़ की तुलना की जाती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। यहाँ पे क्या कह रहा है? हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरिपद मतलब भगवान विष्णु, कोमल मतलब उनकी पैरों की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 दिए गए विकल्पों में से ऐष्णा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऐष्णा का समानार्थी शब्द चुनिए। क्या है ऐष्णा का समानार्थी शब्द पूछ रहा है? अभिलाषा, लोभ, लालच और प्यार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिलाषा। ऐष्णा का जो समानार्थी शब्द होगा वो अभिलाषा होगा। लालच हो नहीं सकता, प्यार और लोभ ये तीनों असंगत हैं। क्या होगा राइट आंसर? अभिलाषा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताइए। घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताइए। स्वाद बढ़ना, नहीं, कहीं से भी नहीं मैच खाता है। मकर संक्रांति पर्व मनाना, मकर संक्रांति को खिचड़ी का त्यौहार मनाते हैं, मगर घी खिचड़ी होना नहीं, ये एक नेगेटिव सेंस में बात कही जा रही है, घी खिचड़ी होना तो नहीं। पौष्टिकता में वृद्धि होना, ये भी एक पॉजिटिव की बात कर रहा है, मतलब सकारात्मक बात कह रहा है, मगर यहाँ घी खिचड़ी होना एक नकारात्मक बात की ओर इशारा कर रहा है। स्वाद का बढ़ना, ये भी सकारात्मक ऑप्शन जा रहे हैं, और ये भी। तो खूब घुलना मिलना, इसकी बात होगी घी खिचड़ी होना मतलब खूब घुलना मिलना, मतलब घी खिचड़ी मतलब घी में जब खिचड़ी डाल के खाते हैं तो एक में मिल जाती है, वही हो रहा है। खूब मिलना जुलना मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप होना, उसे घी खिचड़ी होना कहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की जो पहली आत्मकथा है कब लिखी गई थी? 1941 में, 1941 में हिंदी की पहली आत्मकथा पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदी की पहली आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई? पंडित बनारसी दास द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो तरीके से भी पूछा जा सकता है। पहली आत्मकथा का नाम यहाँ पूछ दिया रहा है, और या फिर ये पूछ सकता है किसके द्वारा लिखी गई, तो पंडित बनारसी दास द्वारा। और अगर ये पूछते कब लिखी गई तो 1941 में हिंदी की पहली आत्मकथा। क्या नाम है इसका? अर्धकथा या अर्धकथानक। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक या अर्धकथा किसके द्वारा लिखी गई? पंडित बनारसी दास द्वारा।
अगला क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, नदी का जल ठंडा है, सामान्य बहुवचन बताइए। बहुवचन, यहाँ पे बहुवचन पूछ रहा है, तो नदी का जल ठंडा है, गलत। अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, सभी नदी का जल ठंडा है, मतलब यहाँ पे आपको बहुवचन छांटना है। नदियों का जल ठंडा है और नदियों का जल ठंडा है। यहाँ पे नदियों और ये नदियों, यहाँ पे नदियों गलत लिखा है, तो राइट आंसर क्या होगा, नदियों का जल ठंडा है। राइट आंसर यहाँ क्या होगा, सी, नदियों का जल ठंडा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है। एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है, रेशमी टाई एकांकी संग्रह है, इसके रचयिता कौन है। ऑप्शन क्या दे रखा है, रामकुमार वर्मा, रमाशंकर शर्मा संसार, वेद प्रताप वैदिक, अमृता प्रीतम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा के द्वारा रेशमी टाई एकांकी संग्रह की रचना की गई है, रामकुमार वर्मा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इस उक्ति में अलंकार को पहचानिए। क्या कह रहा है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, विभावना अलंकार, भ्रातिमान अलंकार, व्यातिरेक अलंकार और संदेह अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार, बिना कारण के ही कोई कार्य संपन्न हो जाए वहाँ पे विभावना है। मतलब बिनु पैग, मतलब बिनु पैग चले, मतलब बिना पैर, मतलब पैर चले हुए, सुने बिनु काना, मतलब जो कुछ सुनाई दे रहा था उसे सब कुछ सुनाई दिया, सुने बिनु काना, मतलब उसे कोई भी वर्क करना नहीं पड़ा फिर भी कार्य का संपन्न हो गया, वहाँ विभावना अलंकार। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर में 30 में क्या कह रहा है, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण पहचानिए। संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संकेतवाचक। मतलब संकेतवाचक और गुणवाचक तो हो नहीं सकते, यहाँ पे संख्यावाचक और परिणामवाचक विशेषण। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परिणामवाचक। मतलब यहाँ पे परिणाम 1 2 3 करके ऐसे बात की जाए, मतलब 4 लीटर है, जैसे 3.5 है मीटर कपड़ा है, यहाँ पे एक परिणाम की बात की जा रहा है, परिणामवाचक। अगर संख्यावाचक होता है तो 1 और 2 ऐसे करके बात की। अगर गणनावाचक विशेषण की बात करते तो 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 ऐसे गणना। 5 मतलब 5 पक्षी उड़ गए, मतलब यहाँ पे गणनावाचक होता है। संख्यावाचक में 1 2 3 संख्या दे रखी रहती है की बात करी थी, और परिणाम में कोई परिणाम की बात करता है, जैसे 2 लीटर 4 लीटर है, 3.5 मीटर कपड़ा है, तो यहाँ पे परिणामवाचक होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। अगला क्वेश्चन क्या है, पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, समादर, पानियों, पानियों, पानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पानी का हमेशा बहुवचन क्या होता है, पानी ही होता है। जैसे प्राण होता है, प्राण का बहुवचन प्राण ही होता है। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनका बहुवचन सेम वही होता है, पानी। पानी का सामान्य बहुवचन पानी ही। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किलमिश का समानार्थी शब्द क्या होगा। किलमिश, ये किलमिश का समानार्थी शब्द क्या होगा, मतलब इस किलमिश क्या होता है, पाप होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पाप, किलमिश। विषैला ये कुछ नहीं होगा, भयंकर भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या है, पाप। याद कर रहे हैं, कुछ वर्ड होते हैं, किलमिश, पाप। अगला क्वेश्चन दिया क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए। मतलब इसका बहुवचन पूछ रहा है, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन। ऑप्शन क्या तरीका, लड़कों को बुलाओ, लड़के को बुलाओ, लड़के को बुलाओ, नहीं, मतलब लड़के का तो लड़कों होगा ही बहुवचन, तो ये सभी लड़के, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर क्या रखा, लड़कों को बुलाओ और लड़कों को बुलाओ। आपको ये ए और डी सेम लग रहे होंगे मगर सेम नहीं है। यहाँ पे लड़कों को बुलाओ और लड़कों को बुलाओ, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है ओ, मतलब यहाँ पे जो बूंदी लगी हुई है, लड़कों को बुलाओ, ये गलत है। ऑप्शन क्या होगा, डी, लड़कों को बुलाओ।
ये बहुत सिली मिस्टेक हो सकती है आपसे, क्योंकि इसको बहुत ध्यान से देखकर करने वाला होता है सेंटेंस। लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, बस एक बूंदी की वजह से आप ए वाला ऑप्शन करके चले जाते हैं, मगर इसका राइट आंसर है डी। बुलाओ में ओ की मात्रा में अंक की बूंदी नहीं लगेगी, तो राइट आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को मतलब हिंदी का विकास कहाँ से किस स्टेप में हुआ है? तो सबसे पहले हिंदी का विकास कहाँ, मतलब भाषा का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? सबसे पहले संस्कृत का, संस्कृत के बाद फिर सेकंड नंबर पे पाली का विकास हुआ, पाली भाषा का विकास हुआ। थर्ड नंबर पे प्राकृत भाषा का विकास हुआ, प्राकृत भाषा का विकास हुआ। और चौथी नंबर पर अपभ्रंश का विकास हुआ। फिर अपभ्रंश से अवहट का विकास हुआ, अवहट से फिर हिंदी भाषा का विकास हुआ। किसका? हिंदी का अपभ्रंश से। यहाँ से ऑप्शन दे रख सके, आपका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। संस्कृत, पाली और प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश का विकास हुआ। इससे भाषा का विकास है, वहाँ से हिंदी का विकास कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से हुआ। संस्कृत थी जो पहले, संस्कृत जो थी प्राचीन काल में उच्च वर्ग के लोग बोलते थे, और पाली जो थी आम जनता की भाषा बनी। इसमें बौद्ध साहित्य, इसमें पाली में जो है महात्मा बुद्ध ने बौद्ध साहित्य के इन्होंने उपदेश दिए हैं। मतलब बौद्ध धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर के उपदेश जो हैं इसी पाली भाषा में हैं। पाली भाषा में प्राकृतिक भाषा जैन साहित्य की, इसमें जैन साहित्य लिखा हुआ है, जैन साहित्य। जो हेमचंद जो थे प्राकृतिक भाषा के, वो प्राकृतिक भाषा के पाणिनि कहा जाता है हेमचंद को। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, इसी प्रीवियस ईयर में आगे आपको मिलेगा। हेमचंद को प्राकृतिक भाषा का पाणिनि कहा जाता है, पाणिनि। हेमचंद ने प्राकृतिक भाषा में प्राकृतिक व्याकरण नामक बुक लिखे थे, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक भाषा का पाणिनि कहा जाता है। तो हिंदी का विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? निम्न वाक्य में के किस भाग में त्रुटि है? इसके लिए एक प्रामाणिक कथा प्रचलित है। प्रामाणिक, यहाँ पे प्रामाणिक गलत है, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगेगी, प्रामाणिक। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए, प्रामाणिक कथा प्रचलित है। सॉरी, राइट आंसर डी होगा, प्रामाणिक। यहाँ पे प्रचलित लिखा है, प्रामाणिक यहाँ पे गलत लिखा है, इधर से मात्रा लगेगी तब प्रामाणिक होगा, छोटी की मात्रा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 में, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? दिल्ली की डैश फिर एशिया में डैश स्थान रखती है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मतलब दिल्ली की गलियां एशिया में अद्भुत स्थान रखती हैं? नहीं। दिल्ली की नफासत एशिया में? ये भी नहीं। धोखाधड़ी? अजी ये भी नहीं। दिल्ली की क्या? कुतुब मीनार, दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है। दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है? क्रोध डैश का ही एक रूप है। नाराज़गी, क्रोध नाराज़गी का ही एक सहज रूप है? नहीं। क्रोध नाराज़गी का ही एक सहज रूप है? गलत है। तामसिकता का घिनौना रूप है। क्रोध सात्विकता का उत्तम रूप, ये कैसे हो सकता है? आत्मिकता का अनुरूप, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तामसिकता का घिनौना रूप है। जो क्रोध है एक, मतलब तामसिकता का एक घिनौना रूप है। मतलब क्रोध में जल्दबाजी में एक किया हुआ काम एक घिनौना रूप, वहाँ पर नेगेटिव मतलब नकारात्मक बात कही जा रही है, घिनौना रूप है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? कदाचित संध्या को पानी बरसे। कदाचित संध्या को, सेंटेंस दिया है कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य में का काल पहचानिए। मतलब सामान्य भविष्यकाल, सामान्य नहीं, मतलब कदाचित संध्या को पानी बरसे, मतलब कोई कंफर्म नहीं है कि शाम को पानी बरसे, मतलब संभाव भविष्यकाल। वर्तमान की बात ही नहीं हो रही, भूतकाल की बात नहीं हो रही, मतलब सामान्य भविष्यकाल और संभाव भविष्यकाल में आपको छाड़ना था। तो क्या होगा? संभाव भविष्यकाल, मतलब कदाचित संध्या को पानी बरसे। तो यहाँ पे आपको वर्तमान काल, अगर वर्तमान काल के अगर आपको पार्ट पूछे तो कितने होते हैं? वर्तमान काल के पार्ट होते हैं 5,
और भूतकाल के 6 होते हैं, भूतकाल के 6 होते हैं और भविष्यकाल 3 होते हैं। ये भी पूछ देता है कि वर्तमान काल के 5, हिंदी में, इंग्लिश में कुछ और होता है, हिंदी की बात चल रही है। यहाँ पे भूतकाल के 6 और भविष्यकाल के 3 और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 39 क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो ऊर्ध्वं, ईंधन, उदर्न और उदाहरण। तो राइट आंसर क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन था, शक्ति। ऊर्जा का जो ऊर्जा होता है उसका समानार्थी शब्द क्या होगा, शक्ति। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए। कुछ बच्चे इधर आओ, संकेतवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक। यहाँ पे परिणाम की बात नहीं हो रही, कुछ बात हो रही, मतलब वहाँ पे कुछ होंगे, कुछ संख्या तो होगी, तो यहाँ पे संख्या, मतलब कुछ बच्चे हैं ना, तो 1 2 कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी, संख्यावाचक। तो दोस्तों ये था यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का सेट जो 13/12/2017 को एग्ज़ाम हुआ था। वो 40 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को डिटेल में देखा, पैसेज को नहीं देखा है। जो पैसेज के 3 क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए। इसके एक जब सारे सेट खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम लोग एक पैसेज का एक पूरा वीडियो प्रीवियस ईयर का देख लेंगे। तो ये 40 क्वेश्चन थे हम लोगों ने, जिसमें से 3 क्वेश्चन पैसेज के पूछे गए थे, लगभग अलंकार के 4 क्वेश्चन थे। तो हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।